हेलो विद्यार्थियों, ड्रीम क्लासेस के ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सर, हम लोग 250 प्रश्नों का श्रृंखला चल रहे थे, जिसमें आपका प्रश्न का सबसे लास्ट श्रृंखला 10वां जो वीडियो आपको लेकर के आए हैं, इसमें 9th तक आपका वीडियो हुआ है। और हम आपसे आशा करते हैं कि जितना तक प्रश्न आप देखे हैं वहां तक, उस प्रश्नों में से आपको प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आज का प्रश्न का सीरीज आप देख लीजिए। टोटल बायोलॉजी का क्वेश्चन हमारे अनुसार पूरा खत्म हो जाएगा। बाकी इसके पहले जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं, जितना प्रश्नों का श्रृंखला चल रहा था, जो आप नहीं देखे हैं, आप उसको जाकर देख लीजिए बबुआ। कितना विश्वास दिलाते हैं कि क्वेश्चन यहाँ छूटने वाला नहीं है। यदि छूटेगा तो कहना, कमेंट करना होगा। इसके बाद फिर से कुछ और वीडियो लाया जाएगा, जिसमें आप कहिए कि क्वेश्चन जो आप कमेंट कीजिएगा, प्रश्न छूट रहा था सर, उसी का एक श्रृंखला बनाएंगे और एक वीडियो फिर दोबारा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए। और इस श्रृंखला के बाद आप श्रृंखला को छोड़िएगा नहीं। अगले केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर का होगा, उसको लेकर चल के चलें। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं 225 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पिछले क्लास में हुआ था, आज फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें आपका है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच में कार्य करता है। पीएच परास का मतलब होता है, जैसे कहने का मतलब कि आपको पहले पढ़े होंगे कि किसी किसी पदार्थ का पीएच मान ही बताता है कि वह अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, आप यदि हमारे से क्लास किए होंगे, रेगुलर क्लास किए होंगे, तो बताए थे बबुआ कि जिसका पीएच मान, जैसे शरीर का जो रक्त का पीएच मान होता है 7.2 से 7.4 होता है। लेकिन आपसे क्या कहा गया है, ये पूरे शरीर का पीएच मान कितना होता है, परास यानी कहां से कहां रेंज के बीच में होता है। तो शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। जो दांत साफ करते ना है, हमेशा कोलगेट इसको लेते हैं। कोलगेट, पेप्सोडेंट, सब है ना, सुने ना नाम, सब कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जैसे कहने का जो दंतमंजन जो भी यूज करते हैं वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। आप जानते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, तो हो सकता है कि जो हम लोग का दांत है वो सीधे के सीधे जिससे धोए थोड़ा सीधे दांत निकल के हाथ में चला दे, लय के बुढ़ाए के दम हो गए। समझिए कि अम्ल का काम जानते हैं, देखे हो कहीं कहीं लैट्रिन वाला होता है ना, वो वाला टाइल्स साफ करने में, बाथरूम का टाइल्स साफ करने में एसिड का प्रयोग होता है, अम्लीय होता है। और यदि सोचिए कि जो मुंह होते हैं वो यदि एसिड से प्रयोग करें, एसिड रहेगा तो पूरा वो गवाही ना देगा। अम्ल, तेजाब जिसको बोलते, तेजाब यदि मुंह फेंक दिए, मुंह जल ही जाएगा। यानी अम्ल की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। करते किसका प्रयोग, क्षारीय। जो दंतमंजन होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो हमारे शरीर में, पूरा शरीर में हृदय से रक्त लेकर के शरीर के सही भागों में पहुंचाता है, वह किसके द्वारा होता है। फेफड़ा से होता है, नीले से होता है, अलिंद से होता है, इनमें सभी से होता है। तो जानते इस प्रक्रिया में सब भाग लेता है। आपको याद होगा, जिससे नहीं याद है तो सुनिएगा। जब मानव हृदय जो होता है बबुआ, मानव हृदय आपको बताए होंगे कि सबसे पहले जानते हैं इसमें अशुद्ध ब्लड आता है। शरीर में जहां जहां होता है ना अंग, जो अंग है, इस अंग में जो भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं वह प्रवेश पहले कहाँ करता है, मानव हृदय में। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ छनता है, छनने के बाद ब्लड मानव हृदय से होकर जाता है फेफड़ा में। और फेफड़ा जो होता है हमारे शरीर के रक्त में O2 की जो मात्रा कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। रक्त में यदि रक्त अशुद्ध है, मतलब मुख्य रीजन उसका है, तो उसमें O2 की मात्रा नहीं है सर। O2 की मात्रा रहेगा तो वह शुद्ध हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यदि रक्त अशुद्ध है तो फेफड़ा भी वहां से रक्त लेकर के मानव हृदय से लेकर के ये भी पंप करता है, ये भी इसमें पहुंचाता है, यानी फेफड़ा पहुंचाता है। नीले तो इसका अपना अंग है, जब हृदय पहुंचाएगा हृदय नीले भी पहुंचाएगा, अलिंद भी पहुंचाता है। इनमें से सभी सब के द्वारा पंप होता है शरीर के सही भागों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है, कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिएगा, थोड़ा सा हम बता रहे थे कि जिस जो भी हार्मोन पढ़ते चलेंगे उससे एक प्रश्न चलते 5 प्रश्नों का उत्तर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको पहले बता देते हैं कि इसमें ऑक्सिन क्या है। पहले इस सब के जब सब पादप हार्मोन है, लेकिन सभी पादप हार्मोन का कार्य क्या क्या है यदि आप ये जान जाते हैं तो उम्मीद है कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर है आप समझ जाइएगा सर। तो देखिए पहले समझिएगा, ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन यह पादप हार्मोन है और इसका मुख्य काम होता है तना की वृद्धि करना। कोई पेड़ पौधा होगा ना, उसका तना वृद्धि हो रहा है, जैसे छोटे का पेड़ से बड़ा पेड़ हो रहा है, ये वृद्धि जो हो रहा है
उसमें मुख्य भागीदारी कौन निभाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, और बाकी इसका एक और काम होगा, आप कभी कभी ऐसा घटना देखें कि ना पानी कम पड़ रहा है, एक बैग प्रवाह उल्टा गया, एक बैग प्रवाह उल्टा गया, पानी पड़ा है कम, खाली गीला जमीन हुआ है, आंधी भी नहीं आया है, आप प्रवाह उल्टा लें, उसका मतलब है सर उसका जड़ की वृद्धि नहीं हुआ होगा। क्यों? जिस पेड़ का जड़ स्ट्रांग रहेगा ना, वो बाहरी वाला जो तना है, शाखा है, उल्टा नहीं सकता है, ऊपरी वाला हिस्सा उल्टाएगा नहीं। जिसका जड़ बढ़िया रहेगा, कमाना मुश्किल ना है, एकदम कंफर्म जड़ हुआ छोटा है, जड़ छोटा है उसका मतलब है तो उसमें इसकी मात्रा बढ़ा हुआ है। ये जब जड़ में बढ़ जाता ना है तो जड़ को रोक देता है। हाँ, ऊपरी हिस्सा बढ़ेगा, तना बढ़ेगा, पत्ती बढ़ेगा, लेकिन जड़ नहीं बढ़ेगा। ऑक्सीजन से तना बढ़ता है, लेकिन जड़ में यदि गलती से जड़ चल गया तो जड़ वृद्धि को रोक देगा। ठीक है, इतना काम समझ में आएगा। और सुनिएगा, ऑक्सीजन ही है ना, आप कभी पपीता खाए होंगे, पपीता में बीज की मात्रा बड़ी सारा होता है। कई पपीता आप खाते होंगे जिसमें आप देखें पपीता में बीज बहुत कम होता है, जिसमें बीज कम है समझ जाइएगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गया है, क्योंकि ऑक्सीजन ही वह हार्मोन है जो बीजहीन फल की प्राप्ति करता है। बीजहीन फल की प्राप्ति करने का मतलब कि बीज उसमें कम डालता है, बीज उसमें कम जाता है। ठीक है, और इसमें कहते हैं जैसे इसमें बीजहीन फल मिलता है। अच्छा, एक बात और आपसे पूछ लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग बाहर से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं बउआ, ऑक्सीजन जो है इसका प्रयोग बाहर से कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जहां बीज है ना अधिक वही डालेंगे, हालांकि जहां बीज एक है आकर के बिना बीज के खाएंगे संभव नहीं। जैसे आम है, एक आम हमको आठी नहीं चाहिए सर, ये डालेंगे तो क्या आठिया खत्म हो जाएगा? तो नहीं खत्म होगा। यदि उस पर डालिएगा तो पहले मोजे से बनता टिकोड़ा, टिकोड़ा बनने में टूट जाएगा। टिकोड़ा समझते ना है, जो कामिया के अंदर होता है आठी होता है, और आठी का बढ़िया विकास नहीं होता है, उसी को टिकोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है, ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तब उसमें बीज की मात्रा क्या हो जाएगा? कम जाएगा। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। चलिए इसका समझ लेते हैं। साइटोकिनिन, जानते हैं किसी पेड़ पौधा का रंग आप जानते होंगे हरा होता है, हरा होने का मतलब क्लोरोफिल निर्माण होता है, और जिस पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बनेगा उसी से वह रंग उसका हरा होता है। और क्लोरोफिल कोई बनाता है तो उस पेड़ पौधे का एक हार्मोन है, वह कौन है बाबू? साइटोकाइन, इसी से निर्माण होता है। इसका एक और काम है कि कोशिका, उसके जो पेड़ पौधे जो कोशिका होता है उसके आरएनए का निर्माण ये भी यही करता है। उस पेड़ पौधे में प्रोटीन बनेगा, उसका निर्माण यही करता है, यह हार्मोन है, इसके लिए तो दायी होता है। और ये बताते आपको है जो साइटोकाइन होता है सर, इसका काम होता है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन, इस बात से आप परिचित होंगे तो ठीक है, नहीं तो बताते हैं। बताइए, जानते हैं कि मानव छोटा बउआ से लेकर के बुढ़ापा आता ना है, बचपन से 55 तक शरीर का वृद्धि होता है। वृद्धि होने का बस एक ही रीजन है कि वृद्धि हो रहा है, मतलब उसके शरीर के कोशिकाओं टूट रहा है सर। 1 से 2, 2 से 4 कोशिका विभाजन हो रहा है। कोशिका टूटते जाएगा और अनेकों कोशिकाएं बनेंगे, तब शरीर का विकास होते जाएगा सर। छोटा सा बड़ा जो हो रहा है कोशिका विभाजन होने के पश्चात ही होता है सर। ठीक है, तो आपको साइटोकाइन बोलता है कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। किसी पेड़ पौधे कोशिका विभाजन होगा तो किससे होगा? साइटोकाइन से होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल का ही नाम है वृद्धि रोधक हार्मोन। ये किसी काम को होने नहीं देता बढ़िया से, कोई काम रहेगा वो काम यदि रुक जा रहा है समझना कि चलते रुक रहा है। पेड़ पौधे में जानते हैं, पेड़ पौधे में आप लेके आए एकदम मलदहवा आम बड़का बड़का आरोप दिए थे, आप देखिए कि जब बड़ा हो गया है और जो आम बड़का बड़का फलना चाहिए था और आए छोटी छोटी, समझना कि वो आम को बढ़ने से रोक रहा था, तो उसमें कौन हार्मोन बढ़ गया होगा? एब्सिसिक एसिड जो है उसमें निर्माण होता है, और यही बढ़ने से उस पेड़ पौधे का फल फूल बीज की वृद्धि नहीं होता है। और बाकी क्लोरोफिल भी नहीं बने देगा, ये क्लोरोफिल भी नहीं बना देगा, कोशिका विभाजन को भी नहीं होने देगा। इस सब काम में रुकावट कौन डालता है? एब्सिसिक एसिड। कुछ इसका जान लेते हैं। यदि आपसे पूछे कि जिबेलियस का काम बताइए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं सर। इसका काम जानते कुछ होता है, जैसे आप चना खाए होंगे, चना को यदि फुला दीजिए तो कैसा अंकुरन निकलता है, उसको अंकुरन जो करने में सहायता करता है यही करता है जिबेलियस। इसका काम होता है बीज को अंकुरित करने में सहायता करना। कोई भी बीज हो जाए, गेहूं हो जाए, चावल हो जाए, आलू हो जाए, कोई भी बीज हो जाए, उसको अंकुरन में कोई सहायता करता है, क्या होता है? जिबेलियस। इसका एक और काम है फल फूल बीज को बढ़ाना। रोकता कौन है? एब्सिसिक, और बढ़ाता कौन है? जिबेलियस। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी का काम समझ में आ गया होगा।
आपसे बोलेगा बताओ तना के बढ़ाता है, बोलेगा ऑक्सीजन। तो इसमें प्रोटीन के बढ़ाता है साइटोकिनिन। किसी कार्य को पेड़ पौधे में होने से रोकता कौन है? एब्सिसिक एसिड। तो प्रश्न समझिए क्या बोला है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? मुरझा गया तो उस पौधे का प्रकाश संश्लेषण होगा ना होगा, तो उस काम को रुकावट डाला गया ना, तो रुकावट जो करेगा, उल्टा जो काम करेगा वो कोई और नहीं होता है, कौन होता है? यही एब्सिसिक एसिड। सी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जड़ अधोगम्य वृद्धि है, जड़ के अनुसार जिसका वृद्धि होता है, जड़ से जो क्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। तो देखिए तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा अनुवर्तन जानेंगे। अनुवर्तन क्या होता है? देखिए अनुवर्तन अवधिक पादप में यह क्या होता है पहले जान लेते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि यदि मानव को कहीं मच्छर उसे काट दे, मानव कहीं मच्छर काटे तो मच्छर काटने का दर्द फील होता है। वजह है कि जानते हैं जहां मच्छर काटेगा ना उस कोशिका में एक ग्राही अंग, त्वचा को ग्राही अंग कहते हैं, वहां से तंत्रिका तंत्र दौड़ के आता है, आ जाता है मस्तिष्क के पास और वहां बताता है कि देखो वहां भुखले है। और जब पता चल गया कि भुखले है तो दुखेबे करेगा, यानी जब जब पता चलेगा तो दर्द कर रहा है, दर्द का महसूस भी तंत्रिका तंत्र करवाता है। तो हमारे शरीर में, हम लोग के शरीर में कहीं मच्छर काटा, कहीं कट गया तो तंत्रिका तंत्र यहाँ पहुंचाए वाला, माइंड के पास पहुंचाए वाला उसके लिए कार्य करता है। जैसे कहीं मच्छर काट लिया, उसको भगाना है तो बड़ी लंबा कार्य होता है, तो यहाँ पहले पहुंचाया तंत्रिका तंत्र कार्य, देखो हम मच्छर काट ले। ये मस्तिष्क क्या करेगा कि निर्णय करना कुछ उसको है, भगाना का लेके मारना है। यदि मारना होगा तो पहले इस यहाँ से तंत्रिका तंत्र को यहाँ हाथ को बताएगा कि देखो हम मच्छर काट ले, जाएगा एकदम थोपिया दे कर ले, राम नाम सत्य सीधे। तो इतना जो प्रक्रिया हुआ है तंत्रिका तंत्र से होता है। लेकिन यह तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में होते हैं, पादप में नहीं होते हैं। पादप में भी ऐसा होता है ना, आप कभी पेड़ पौधे का कहीं तोड़ते तना तोड़ते तो हो चिचियाता सर, हाय मैया हाय बाप कोई बचाओ हमको मार ले। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं पसली से काटिए या उसको कबाड़ दीजिए, फल तो लीजिए, कोई कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। वजह है कि उसके किसी अंग में कोई कार्य होता है तो उसको इन्फॉर्मेशन कोई पहुंचाता नहीं है, उसको मस्तिष्क नहीं होता है, उसको तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, उसको कोई फील नहीं होता है। यानी अब एक प्रश्न रह गया, ये तंत्रिका तंत्र नहीं होता है सर, उसमें कार्य होता किससे है? तो होता है अनुभव प्राप्त, कोई बाहरी प्रभाव ग्रहण करता है और उसके अनुसार होता है। जैसे कहने का मतलब, बाहरी प्रभाव कहने का मतलब जैसे छुई में का पौधा देखे, उसमें कहता है छुई में कोई पौधा वो छू दीजिए पतिया के तो वो बाहरी से प्रभाव ग्रहण करता है, लगता कोई छू दिया है और मुरझा जाता है। और उतना ही नहीं, आप कभी देखिएगा अभी ठंडा का समय है, ठंडा के समय है, लतर आप चढ़ाइएगा छत पर, कहीं लतर का एक आध टूसा होता है, कहीं दीवार में छेद में हिल जाता है, कहीं छेद में हिल गया, उसका रंग और बाहर का रंग में अंतर होगा। जो बाहर होगा लतर के हिस्सा ना वो हरा होगा, तो जो छेद में हिलेगा वो पीला होता है। लेकिन जब उस पीले को बाहर निकाल दीजिएगा, प्रकाश में लगेगा तो हरा हो जाएगा। और हरा हुआ तो केवल प्रभाव ग्रहण किया कि मेरे पास धूप आ रहा है तो हरा परिवर्तन ला देता है, क्लोरोफिल निर्माण करता है और हरा हो जाता है। ठीक है, तो यह क्रिया जो होता है पादप में होता है, पादप के प्रभाव से कोई परिवर्तन होगा तो उसको पादप परिवर्तन कहते हैं। और यही प्रभाव में जब प्रकाश से होगा तो प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वीय बल से होगा गुरुत्व अनुवर्तन, जल से होगा जल अनुवर्तन, जैसे जल अनुवर्तन क्या होगा समझिएगा। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, जैसे अभी बताएं कि अंधेरे से लाइए उसको प्रकाश में, होगा प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल बनेगा, हरा हो जाएगा। गुरुत्व अनुवर्तन किसी पौधे के जड़ से जल लेके जाना ऊपर, ये कौन घटना से जाएगा? गुरुत्वाकर्षण से। जलावर्तन, यदि किसी पौधे का सिंचाई नहीं होता ना है तो सूखा होता है, पीला पड़ जाता है, सूखा हो जाता है, उसका मतलब है कि उसमें यदि जल डालिएगा ना तो जल वाला प्रभाव ग्रहण करता है और उसके पौधे में कई तरह की क्रियाएं संपन्न होती है, और तब वह पीला से क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो किससे हुआ परिवर्तन? जल से। जिससे परिवर्तन हुआ वही अनुवर्तन कहलाता है। देखिए रासायनिक, तो कभी देखे होंगे धान बड़े दिन से पीला पीला होल है और जाके खाद छिड़ दिए तो रसायन पदार्थ ग्रहण किया ना, वो ग्रहण किया और उसके अनुसार जब पीला से हरा हो गया तो परिवर्तन किससे हुआ? रासायनिक पदार्थ से हुआ, तो उसको रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है जड़ अधोगम्य में क्या है, जड़ की जो क्रिया होती है वह कौन सा अनुवर्तन है? गुरुत्व है, प्रकाश है, जड़ अनुवर्तन है, रासायनिक अनुवर्तन। बताइए तो जड़ कहां से जल लेता है? नीचे से। गुरुत्वीय बल के विविध काम करता है। ठीक है, तो विविध काम करता है, तो जड़ का जो काम होता है गुरुत्वीय कारण जल को ऊपर में खींचने काम करता है सर। ठीक है, और खींचने काम बाकी विस्तार से हम बताएंगे, याद कर लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं सर? जड़ का द्वारा जो परिवर्तन होता है
वह गुरुत्वीय बल से होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश हुआ प्रकाशानुवर्तन, जल से होगा जलावर्तन। बाकी समझ गए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पोनस, मेडुला और अनुमस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क आपको पता होगा, मस्तिष्क में 3 हिस्सा, अग्र होता है, मध्य होता है और पश्च होता है। जो अग्र होता है, सेरिब्रम आता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम और आता है डायसेफ्लोन, डायसेफ्लोन आता है। मध्य में कोई अंग नहीं आते हैं, मध्य अपना खुद एक अपना अंग है। इसमें 2 हिस्सा आता है पश्च में, पश्च में आता है मेडुला, मेडुला और एक आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम आता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है, देखिए अग्र का काम समझिएगा। अग्र में जैसे बोला कि 21 हिस्से में होता है, तो बताइए तो मेडुला का हिस्सा कौन सा हो गया, पश्च का हो गया ना, केवल हिस्सा पूछा गया था तो पश्च में होता है। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा हिस्सा है जिससे मस्तिष्क सोचने का काम करता है, तो अग्र मस्तिष्क, जिसका कौन सा भाग है, सेरिब्रम। यह कोई बात को सोचवाता है। ठीक है, आगे देखिएगा मध्य, ये केवल हम लोग को शरीर में जैसे आंख की जो वाला जितना क्रिया होता है, आंख में जितना क्रिया होता है, आंसू निकलना, प्रतिबिंब बनना, वो सब जो क्रिया करवाता है हम लोग मस्तिष्क, वो कौन होता है, मध्य मस्तिष्क। पश्च होता है ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। तो बोला गया था इस कौन किसका हिस्सा है, तो पश्च का हिस्सा है, पश्च का, किसका है, पश्च का। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया जो इच्छा से नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न में अशुद्धि है, तो देख लेते हैं। देखिए वमन इस श्वसन प्रक्रिया में आता है। ठीक है, चबाना, वमन श्वसन प्रक्रिया, जैसे कि वह श्वसन जो इच्छा अनुसार होता है, तेज सांस लेना छोड़ना। ठीक है, चबाना जो अपने इच्छा से चबाते हैं, लाराना ये आपकी इच्छा से नहीं आता है, धड़कना हृदय का आपकी इच्छा से नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसमें पूछा गया था कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया जो इच्छा से नहीं होता है, जो इच्छा से नहीं होता है इसमें कौन सा क्रिया है, तो जो इच्छा से नहीं होता है वह कौन है, हृदय का धड़कना है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद। बाकी से तो अपने मन से करते हैं, लाना जब किसी वस्तु को देख लिए खाने के लिए अपने मुंह में चूहे लगता है, तो इच्छा से हो सकता है, अब आपकी इच्छा से चू न रहा है, लेकिन आप देखे आपका मन किया है तो चूहे लगा से, चबाए है, जोर से सांस लिए हैं, वो आपकी इच्छा से होता है, आपकी इच्छा से नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु निर्माण नर का वृषण में होता है, नर का वृषण है, यही पर शुक्राणु बनता है। अंडाणु पूछेगा तो अंडा से बनता है, ये अंडा से पूछता न बनता था, लेकिन आपसे क्या पूछा है, शुक्राणु पूछा है, कहाँ बनेगा, वो वृषण बनेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला है लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का चर्चा हम पहले किए हैं, क्या किए हैं कि देखिए हम बताए थे कि किसी भी घर में यदि किसी दंपति के बीच जो संतान उत्पत्ति होती है वह डिपेंड करता है नर पर, मादा पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि नर में एक सवाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में एक से एक पाए जाते हैं। आपको बताया था कि एक से यदि दोनों में किसी से मिलेगा तो संतान बेटी होगी, और यदि वाई मिलता है तो संतान क्या होता है, बेटा होता है। आपसे पूछा गया है कि दोनों मतलब कि लिंग सूत्र मतलब जेका पर लिंग निर्धारण होगा, नर मादा बताने वाला होगा, वह दोनों लिंग गुणसूत्र किस पर होता है, या पुरुष में होता है, स्त्री में होता है, दोनों में होता है, इनमें से कोई में नहीं होता है। अब ये बताए पुरुष में दोनों होता है, एक सवाई दोनों होता है, इसी पर डिपेंड करता है कौन मिलेगा और संतान का जन्म मिलेगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका पुरुष में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाद अब तो ग्रंथि थर्ड ग्रंथि, उसी का नाम है को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इसमें से क्या क्या आवश्यक है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो सब बात समझिएगा। थायरॉक्सिन आपको परिचित करवा देते हैं, कहीं यहाँ से प्रश्न पूछ दिया तो गलती होना चाहिए। यह जो हार्मोन है कमी से रोग होता है, घेंगा रोग, घेंगा हो गया, ग्वाइटर हो गया, गलगंड हो गया, कि जो भी रोग है इसकी कमी से होता है। और निर्माण कैसे होता है, तो शरीर में आयोडीन की मात्रा से। यदि आप सही रूप से काला नमक का सेवन कर रहे हैं या जो भी नमक जिसमें आपको आयोडीन की मात्रा बढ़िया है, तो यह इसकी कमी नहीं होगा। यदि इसकी कमी हो जाता है थायरॉक्सिन का, तो ये सब तीनों में से कोई रोग, तीनों एक ही नाम है रोग का, तीनों में से कोई रोग हो सकता है। लेकिन ये जो बनता है किससे बनता है, तो शरीर में तीनों चाहिए, सोडियम पर चाहिए, क्लोरीन में चाहिए, फास्फोरस, तीनों रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, आपसे पूछा किससे निर्माण होता है।
इसके बाद देखिएगा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का रक्षा करता है। देखिए अभी बताया था कि अग्र अलग है, तो मध्य अलग है और पश्च अलग है। अग्र में बताए सेरेब्रम, क्या आता है सेरेब्रम। और जानते से क्या काम है, सेरेब्रम काम है कि जो भी इच्छा मतलब जो भी हम लोग प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं या नफरत करते हैं या जो भी दुख कष्ट हो रहा है, इसका जो काम करेगा नियंत्रण करता है अग्र मस्तिष्क, वो भी सेरेब्रम, ठीक है। और मध्य काम होता है आंख की पेशी का नियंत्रण करना। पश्च का काम होता है कि ऐच्छिक या अनैच्छिक, जो हम लोग इच्छा से काम करें या अनिच्छा से काम करें, उसका नियंत्रण करना। इच्छा से हमको मन किया कि हाथ ऐसे कर ले, हाथ ऊपर नीचे जो कर रहे हैं हमारा इच्छा से हो रहा है, और इच्छा से जो करवा रहा है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा करवा रहा है, ठीक है। और अइच्छा से हो रहा है, जैसे श्वसन क्रिया करना हरमस हो रहा है, पाचन क्रिया करना हमस हो रहा है। अपने मन से होता तो हर एक भोज में खाना कम जाता, जहां खाना बढ़िया बनल है, क्योंकि जानते हैं कि जाता खाए फिर पचाता, जाए खेत में लौटता, फिर जाता फिर खाता फिर पचाता लौटता। लेकिन ये अपने मन से नहीं, ये शरीर के मन से होता है, आपकी इच्छा से नहीं होता है। तो इच्छा हो या अनिच्छा वाला जो काम होता है वो कंट्रोल करता है पश्च मस्तिष्क। आपसे पूछा यह गया था कि शरीर का संतुलन क्या बनाए रखता है, ठीक है, तो कौन होता है अनु मस्तिष्क, इसको पश्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क। चलो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है वंशागत नियमों का प्रतिपादन क्या किया था। एकांत को विशेष में याद करना है, ग्रेगोर मेंडल, जो इसका नियम इन्हीं को बोलते हैं आनुवंशिकता के पिता भी कहते हैं। आनुवंशिकता के पिता कहिए या वंशागत नियमों का प्रतिपादक कहिए, कौन है, ग्रेगोर मेंडल है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है, दो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका यानी दो गो न्यूरॉन के आपको परिचित होंगे। ये वाला फोटो ये देखें, है ना, ये फोटो ये जो है न्यूरॉन है। दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। एक्सॉन तो ये वाला भाग होता है जो नीचे लंबा है, एक्सॉन कहलाता है। सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए सब चर्चा पहले किए हैं, भुला गए होंगे अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा देख ली, पहले जो वीडियो देखे होंगे ध्यान में रखे होंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, वृक्क जो होता है, आप ब्रेक देखे होंगे इस टाइप का, ब्रेक इस टाइप का होता है, ठीक है। आई ब्रेक में इसके बीच में जाल 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 जैसा सा भाग होता है, जिसका काम होता है कि जो भी अशुद्धि हमारे शरीर में होता है ना, उस अशुद्धि को छानने का काम करता है। जो जाल जैसा भाग है उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। और यह बाहरी जो है यह वृक्क है। तो वृक्क का जो सबसे मुख्य इकाई जो है वह इकाई कौन है सर, नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आगे, हाँ इसी का क्या नाम है, इसको बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र की इकाई भी कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की इकाई यदि कोई बोले आपसे तो इसको बोलेगा नेफ्रॉन को। हाँ इसका प्रमुख अंग बोलेगा तो उसको बोलते हैं वृक्क को बोलते हैं, वृक्क को याद रखिएगा। यहाँ से दो प्रश्न हो गया, उत्सर्जन तंत्र का इकाई बोलेगा नेफ्रॉन हो गया, प्रमुख अंग कहेगा तो क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है एक कोशिकीय सवाल में जल परिवहन कैसे होता है। देखिए कहीं कहीं प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज है। देखिए एक कोशिकीय सवाल में जल परिवहन कैसे होता है। बुक कई तरह का जल देता है, पराश्रम भी देता है, विष्णु भी देता है। ये सब नहीं देगा, ये दो देता है, ठीक है। लेकिन जो आपका मुख्य रूप से अधिकांश जो किताब मिलता है वह मिलता है पराश्रम से। यदि दोनों रहेगा और नीचे लिखा रहेगा कि सी में ए या बी दोनों, तो दोनों मारिएगा। और न तो इसमें से चुनना रहेगा तो प्रश्न बोलिएगा। ऐसे होता है दोनों, विष्णु भी होता है प्रश्न भी होता है। दोनों नियम से, दोनों क्रिया से कोशिकीय सवाल जल परिवहन यहाँ से कर लेता है। तो दोनों बोलेगा तब ध्यान देना कि अधिक दाब किस पर पड़ेगा, प्रश्न को, इससे क्रिया होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। अभी तो बताएं, उत्सर्जी अंग बताइए, इकाई बताएं नेफ्रॉन को, अंग किसे बोलेंगे हम लोग, वृक्क को कहेंगे, ठीक है। किडनी इसको बोलते हैं। आगे देखिए इसके बाद, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन पता ना कहां से निकलता है, हमारे शरीर के छोटी आंत, हमारे नहीं तो नहीं सबके शरीर के छोटी आंत के ऊपर पतिनुमा भाग होता है, इसको अग्नाशय कहते हैं। और अग्नाशय में ही छोटी छोटी भाग होता है, देखिएगा इसको बोलते हैं लैंगरहंस की दीपिका, लैंगरहंस की दीपिका कहते हैं। और यही दीपिका जो है, दीपिका पादुकोण नहीं, यह दीपिका, यह दीपिका है जो निकालता है इंसुलिन हार्मोन। और यह हार्मोन की यदि मात्रा कमेगा ना तो शरीर में
सरकार की मात्रा बढ़ जाएगा, सरकार में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा। और यही जो है हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बनाए रखता है। ये यदि जब तक सही रहेगा शर्करा का मात्रा संतुलन रहेगा, ये सही न रहेगा ये गड़बड़ा जाएगा सर। ठीक है, इसकी मात्रा कम से शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, और जब चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा तब पक्का है कि उसको मधुमेह हो गया है, मधुमेह हो गया है, डायबिटीज हो गया है, चिनिया रोग हो गया है। तो सब के नाम है, चिनिया रोग कहिए, मधुमेह कहिए, डायबिटीज कहिए या शुगर कहिए, सभी के होता है। तो इसे कम से कम होता रोग मधुमेह रोग होता है। और जब मधुमेह किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके मूत्र और पसीना में चींटी लगता है। अब ऐसा है कि पसीना सूखा है, पसीना में चींटी लग गया तो हमेशा मधुमेह हो रहेगा। हो सकता है कि पसीना कई दिन का होगा, चींटी लग सकता है, लेकिन बाई चांस नहीं सर, हमेशा लगे तब उसको मधुमेह होगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ठीक है, देखिए इसके पहले भी चर्चा किए हैं। जैसे मानव का 2 पैर हो गया, मानव का 2 पैर, मानव का, और मेढक का 2 पैर हो, और घोड़ा का 2 पैर हो। दोनों के आगे 2 पैर, 4 पैर सबको होता है, लेकिन अगला जो 2 पैर है सबके निर्माण हुआ है लेकिन काम अलग अलग है। जिसका निर्माण एक होता है, आकार अलग अलग होता है, उसे समझात अंग कहते हैं। जैसे हम लोग का काम किसी वस्तु को उठाना, यदि मेढक का काम उछलना, घोड़ा का काम दौड़ना होता है अगले पैर से, तो अगले पैर का उत्पत्ति हुआ है लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है, तो उसको समझात कहते हैं। लेकिन देखिए इसमें आपको जो पूछा ऐसा देखिए, लेकिन आपसे पूछा गया कि कीट का पंख और चमगादड़ का पंख, जो कीट का पंख बनता है, कीट का पंख ऊपर की चमड़ी से बनता है, ऊपर की चमड़ी से, लेकिन इसका जो पंख बनता है यह बना है आगे के पैर से, आगे के पैर से। देखिए तो दोनों के पंखे हैं, लेकिन एगो कुछ और से बना है, एगो कुछ और से बना है। जब दोनों के पंखे हैं और दोनों के कार्य अलग अलग है, तो दोनों के देखिए निर्माण अलग अलग, कार्य एक समान है, वो दोनों उड़वे करता है, तो उसको असमझात अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, असमझात अंग। जो इसमें कोई नहीं है सर, इसमें लिख ले नहीं ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑब्सेसिव जो बेकार अंग कहलाता है, जो हमारे शरीर में काम, जैसे कि अपेंडिक्स जो ऑब्सेसिव कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला है भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन क्रिया है। क्या है, उपचयन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, नर भी और मादा भी। यदि केचुआ का बात करें, केचुआ में नर और मादा दोनों पाया जाता है, ऐसा मानव में नहीं होता है। मानव में ऐसा होता है तो जितना ज्यादा ब्याह शादी का मैटर बढ़ता है उस समय नहीं होता सर। इतना आदमी विशेष कमाई नहीं करता, जनसंख्या में विशेष बढ़ नहीं करता। आदमी सोचता है कि अपने कमाई पर अपने खाते हैं, लेकिन दुगो रहे से दिक्कत हो जाता है। तो देखिए केचुआ है ना, एक नर मादा दोनों होता है। कभी ना देखिए केचुआ का ब्याह हो रहा है, आदमी के ब्याह क्योंकि दोनों के नर अलगे और मादा अलगे है, लेकिन केचुआ में नर और मादा दोनों एक में होता है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, ये उभयलिंगी प्राणी होता है, जब दोनों लिंग होता है, नर भी होता है मादा भी होता है। मछली में सब एक लिंगी है, शेर शेरनी, मछली मछलियां, मतलब समझिएगा, बकरी बकरा जिसको समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और केचुआ उभयलिंगी होता है। आगे देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, इसमें से किसे पाया जाता है, तो ऑप्शन याद रखिएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ये आरबी से हो गया, वही लगभग इसमें नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए आगे इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग इस बात से परिचित होंगे, इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और उसके कारण कई हिमखंड पिघल रहे हैं, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और आपको पता है कि जो है ना, ये घटना विशेष रूप से बढ़ जाएगा कि पृथ्वी का जहाँ 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा हस्तल है, फिर भी पृथ्वी का एक हिस्सा सूखा हुआ है जहां पर मानव रहता है, वो भी डूब जाएगा सर। आप भी सोच रहे हैं कि बर्तन में 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा खाली छोड़ दे, क्या नीचे का कोई फर्श बचेगा, खाली नहीं बचेगा। तो सूखा हुआ इसका मतलब है जो 3 हिस्सा जल है ना, वह बर्फ के रूप में कहीं कहीं जमा है। और यह जहिना पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा विशेष, तो बढ़ने से वह बर्फ सब के सब पिघल जाएगा और बिना मौसम के बढ़ा जाएगा, सब के सब डूब जाएंगे सर। ठीक है, तो देखिए यह बढ़ता किस तापमान किससे बढ़ता है, तो CO2 से। CO2 एक ऐसा गैस है जो उष्मा को आए तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। हमारे पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो उष्मा आएगा सूर्य से, तो यहाँ से जाएगा नहीं, तो तापमान बढ़ेगा ना, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें मुख्य उत्तरदायी गैस कौन होता है, CO2 गैस होता है। इसके बाद देखिए अगला है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित यानी अंडाणु दोनों
अंडाणु शुक्राणु से कहा मिलता है? नर का अंडा, मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु कहाँ मिलता है? तो देखिए बताया था आप लोग को कि अंडाणु बनता है अंडाशय में, यहाँ बनता है, और यहाँ से अंडाणु कहाँ आता है? इस अंडवाहिनी में आता है, और अंडवाहिनी में आने के बाद यही इंतजार करता है 3 से 4 दिन 5 दिन तक। शुक्राणु जब जाएगा तो यहाँ मिलेगा, और मिल करके फिर इस शिशु का विकास जो होता है वह होता है यहाँ पर, यहाँ होता है गर्भाशय में, ठीक है। लेकिन निश्चित क्या होगा, कहाँ संयोग होगा, तो होता कहाँ है? यही वाला में अंडवाहिनी में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो आपका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न, देखिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? सबसे अधिक समानता चीन के विद्यार्थी से, नहीं से चिंपैंजी से अधिक समानता है। चिंपैंजी है, ठीक हम लोग का पूर्वज है, चिंपैंजी हो जाए, गोरिल्ला हो जाए, ठीक पूर्वज है सर, हम लोग से पहले बनने वाला जीव है, और उससे पहले बनने वाला कौन था? बंदर था। ऐसे अभी क्रम बताए, देखिएगा चिंपैंजी जो हम लोग जस्ट पूर्वज है सर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, अगला पारिवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या होती है सर? यह क्रिया कहाँ होती है? क्रिया कहाँ होती है कहेगा, क्या होती है लिखा थोड़ा सा दिक्कत है, कोशिका द्रव्य में होगा, ठीक है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, जो पाइरुवेट टूटता है और जल और ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है कृत्रिम वृक्क, आप जानते हैं किसी मनुष्य में 2 वृक्क होता है, 2 किडनी होता है, उसका मुख्य काम होता है जितना भी बेकार पदार्थ बनता है शरीर को उससे बाहर निकालना। लेकिन कभी कभी वृक्क किसी रोग से या चोट लग जाए तो नष्ट होने लगता है, और जब नष्ट हो जाएगा तो उस नष्टीकरण से हम लोग शरीर में अशुद्धि जमा हो लगेगा ना, तो उस अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए बाहर से प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको से शरीर का रुधिर से कौन सा पदार्थ बाहर निकालते हैं? तो ए ऑप्शन नाइट्रोजन जो होता है, इसको अपवहन विधि से शरीर से बाहर निकालते हैं, किससे? कृत्रिम वृक्क से, ठीक है। उम्मीद है होगा कि जितना बात बताएं आपको इतना समझ में आया होगा, और आज हम लोगों का बायोलॉजी का 250 प्रश्नों का श्रृंखला खत्म हो जाता है। और इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रश्न में दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, और जिनके पास हमारा नंबर है उस पर क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके क्वेश्चन का श्रृंखला 10-12 क्वेश्चन का हो जाता है, एक वीडियो और डाल देंगे, ऐसे उम्मीद नहीं है कि छूटेगा आपसे। आपको जितना क्वेश्चन 250 भले बताए हैं, लेकिन लगभग 1000 से प्लस पहुंच गया है, क्वेश्चन 1000 से पहुंच गया है, और इतना के बाद क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। और इसके बाद भी आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आते रहेगा। बाकी इतना, जितना भी विद्यार्थी आपके संपर्क में है, जिन तक ये वीडियो नहीं भेजे हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।